सभी साथियों को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा 9155 पर। और आज इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत पार्ट बी के यूनिट 2 में टॉपिक है लोकपाल और सीबीसी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, लोकपाल और सीबीसी। ठीक है, देखिए ये हैं लोकपाल। ठीक है, तो ये लोकपाल में जो आप देख रहे हैं ये इनका लोगो है। ठीक है, ये देख सकते हैं, माँ गृधः कस्यस्वित धनम, ये इनका ध्येय वाक्य है। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से समझें तो इसमें किस तरह से दिया गया है कि एक अशोक चक्र दिखाया गया है। ठीक है, भारतीय तिरंगे के ये ध्वज के रंग प्रदर्शित किए गए हैं, दो आदमी भी दिखाई दे रहे हैं इधर बने हुए, तो इस तरह से है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे आगे लोकपाल की इस बॉडी के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं कि इसकी स्थापना 19 मार्च 2019 को की गई थी। ठीक है, और इसको हम ओम्बुड्समैन एजेंसी कहते हैं। ठीक है, भारतीय सरकार जो है इसकी जुरिडिक्शन में आती है और ये एक्टिव है, मतलब इस समय करंट में काम कर रहा है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और हमने अभी भी पढ़ा इसका जो ध्येय वाक्य है वो ये है माँ गृधः कस्यस्वित धनम। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए इस एजेंसी के एग्जीक्यूटिव यानी कि इसमें जो अधिकारी हैं या जो लोकपाल हैं इनको कह रहे हैं, उनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है, एक्टिंग चेयरपर्सन है। ठीक है, अच्छा, इनके बाद जो एजेंसी राज्यों में होगी वो लोकायुक्त होगी और इनकी वेबसाइट हम देख सकते हैं lokpal.gov.in। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देखेंगे करेंट कंपोजिशन की बात अगर हम करें तो देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो जो कंपोजिशन है वो देख रहे हैं कि चेयरपर्सन है इस समय जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है, कार्यवाहक हैं। और जो अन्य सदस्य हैं उनकी बात करें तो प्रदीप कुमार मोहंती और अभिलाषा कुमारी ये जुडिशियल मेंबर्स हैं। ठीक है, इनके बाद नॉन जुडिशियल मेंबर्स की अगर बात करें तो वो होंगे दिनेश कुमार जैन, ठीक है, अर्चना रामासुंदरम, महेंद्र सिंह, डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम। ठीक है, और इसके सचिव जो हैं वो हैं भरत लाल। ठीक है, IAFS अधिकारी हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे लिस्ट ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ द लोकपाल कमेटी। ठीक है, पहले इससे पहले जो अपॉइंटेड हैं वो, तो जो पहले नंबर के जो हमारे लोकपाल हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ये देख रहे हैं 23 मार्च 2019 को इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, और इन्होंने 3 साल 65 दिन काम किया और 27 मई 2022 को ये, ठीक है, रिटायर हुए। और अब इसके बाद जो इस समय ऑफिस संभाल रहे हैं या करंट में जो हैं वो हैं जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, हमने अभी भी बात बताई, और ये एडिशनल चार्ज यानी कार्यवाहक हैं इस समय लोकपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, हम ये कहेंगे कि हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, लोकपाल जैसी संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। देखिए, खराब प्रशासन दीमक की तरह है जो धीरे धीरे किसी राष्ट्र की नींव को खोखला कर देता है तथा प्रशासन को अपने कार्य पूर्ण करने में बाधा डालता है। भ्रष्टाचार इस समस्या की जड़ है। अधिकतर भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी CBI को पिंजरे का तोता और अपने मालिक की आवाज़ बताया है। ठीक है, CBI भी पूरी तरह से ऑटोनोमस नहीं है। इसके बाद हम कहेंगे कि इनमें से कई एजेंसियां नाम मात्र शक्तियों वाले केवल परामर्शी निकाय हैं और उनकी सलाह का भी शायद ही अनुसरण किया जाता है। इसके अलावा आंतरिक पारदर्शिता और जवाबदेही की भी समस्या है, क्योंकि इन एजेंसियों पर नज़र रखने के लिए अलग से कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसके बाद इस संदर्भ में
एक स्वतंत्र लोकपाल संस्था भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है, जिसने कभी समाप्त न होने वाले भ्रष्टाचार के खतरे का एक समाधान प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए इसकी संरचना के बारे में थोड़ा समझते हैं कि लोकपाल की संरचना कैसे होती है, क्या होता है इसमें। देखिए, लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, इसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है। लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव हो। ऐसा व्यक्ति लोकपाल बनाया जा सकता है। इसके बाद देखिए, अधिकतम 8 सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य तथा न्यूनतम 50% सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए। ठीक है, लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, गैर न्यायिक सदस्यों की बात करें तो असंदिग्ध निष्ठा, सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति, जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा, बैंकिंग, कानून और प्रबंधन में 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव हो। वही बातें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति प्रधानमंत्री जो कि चेयरपर्सन होता है, जो चयन समिति है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद से मिलकर गठित होती है। ठीक है, चयन समिति का निर्माण ऐसे होता है। लोकपाल तथा सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल गठित करती है। ठीक है, चलिए देखिए, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं तो हमें और अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ हमने लिया है, विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को ओम्बुड्समैन कहा जाता है, उसे हमारे देश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में उसे लोकपाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत में लोकपाल या लोकायुक्त शब्द किसने दिया था? देखिए, लोकपाल या लोकायुक्त का शब्द जो है वो LM सिंघवी, ये प्रसिद्ध कानूनवेत्ता थे, इन्होंने दिया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लोकपाल या ओम्बुड्समैन नामक संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? ठीक है, ऑप्शन है फ्रांस, स्वीडन, अमेरिका, जापान। तो ये स्वीडन में सबसे पहले आई थी व्यवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, तो ये कब हुआ था, हम इसकी बात करेंगे। देखिए, पूछ रहे हैं भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार का आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 1966 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4। और अगर हम बात करें कि हमारे देश में 5 जनवरी, ठीक है, 1966 को, ठीक है, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, ठीक है, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, ठीक है, ये यानी कि पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग ने प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेस से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, और इस आयोग ने ये सिफारिश की थी कि लोकपाल या लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना की जाए। ठीक है, परंतु इस सिफारिश को लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, प्रश्न यह है कि भारत में, ठीक है, सबसे पहले लोकपाल की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, कहाँ हुई? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है,
तो देखिए, सबसे पहले उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में ये 1970 में, ठीक है, 1970 में लोकपाल की स्थापना की गई, ठीक है। इसके बाद अगर हम कहें तो यहाँ पर 1970 में लोकपाल की स्थापना तो की गई, लेकिन बाद में 1995 में, ठीक है, यहाँ नया लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बना, ठीक है। तो अब तो खैर 1970 में जब उड़ीसा में हो गया, तो उसके बाद 71 में महाराष्ट्र में, 73 में, 73 में राजस्थान में, और उसके बाद 20 से अधिक राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। लोकपाल और लोकायुक्त ये जो संस्था है, ये कैसी संस्था है, ठीक है। क्या यह संवैधानिक है, क्या यह वैधानिक है, क्या यह संविधानेतर है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, लोकपाल या लोकायुक्त जो है वो वैधानिक संस्था है, ठीक है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन यह है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है। तो हम द्वितीय प्रशासनिक सुधार की बात करेंगे। देखिए, और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं 2003, 2004, 2005 या 2006। हाँ, तो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 2005 में, ठीक है, 31 अगस्त को किया गया था, और इस सुधार आयोग के अध्यक्ष जो थे वो वीरप्पा मोइली थे, ठीक है, वीरप्पा मोइली, ठीक। तो इस आयोग ने भी यह सिफारिश की कि लोकपाल जैसी संस्था गठित की जाए, ठीक है। पहले अगर सुधार आयोग की बात करें तो वो 5 जनवरी 1966 को नियुक्त किया गया था, हमने अभी भी इसको पढ़ा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो प्रश्न यह है कि अन्ना हजारे, ठीक है, एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है, के आंदोलन के परिणाम स्वरूप संसद में लोकपाल बिल कब पारित हुआ, ठीक है। देखिए, तो हम देख रहे हैं 2012 में, 13 में या 2014 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संसद में लोकपाल बिल जो है वो 2013 में पास हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए साथियों, यहाँ हम कुछ प्रश्न सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से संबंधित करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना कब हुई, ठीक है। देखिए, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो 1964 में सेटअप किया गया था या बनाया गया था, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज क्रिएटेड इन 1964 टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन, मॉनिटर ऑल विजिलेंस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडवाइज वेरियस अथॉरिटीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, पहला कथन है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि सीबीसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही लिखा है। द टेन्योर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज 5 ईयर्स, यानी जो सीबीसी हैं होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। अगला है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड और सस्पेंडेड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ misbehavior but only after the Supreme Court has held an inquiry into his case and recommended
एक्शन अगेंस्ट हिम। और लास्ट है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज मेनली एन एडवाइजरी बॉडी एंड हैज़ नो एडजेक्टरी फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, इनके कार्यकाल से संबंधी। बाकी चीज़ें सही लिखी हुई हैं। तो इनका कार्यकाल जो हो 5 वर्ष नहीं होता बल्कि 4 वर्ष और 65 वर्ष वाला मामला है। ठीक है, तो यही एक स्टेटमेंट गलत है इसमें। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द कमेटी टू सिलेक्ट द सीवीसी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग को सिलेक्ट करने के लिए कमेटी में कौन सा सदस्य नहीं होता है इनमें से। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है होम मिनिस्टर, दूसरा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द राज्यसभा। तो यहां पर आंसर है डी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये आदमी ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा में विपक्ष के नेता इसमें शामिल या इस समिति में शामिल नहीं होते, बल्कि ये उपरोक्त होते हैं तीनों, यानी प्रधानमंत्री, ठीक है, और उसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री। ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट है, हाँ ये अभी हम जो बात कर रहे थे वही है कि द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी कंप्राइज्ड ऑफ द पीएम, ठीक है, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सीबीसी। ठीक है, सीबीसी का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है। तो देखेंगे पहला, द कमीशन इज मेनली एन एडवाइजरी बॉडी एंड हैज नो एडजेक्टरी फंक्शन। ठीक है, टू एक्सरसाइज सुपरिंटेंडेंस ओवर द फंक्शंस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। अगला है टू टेंडर एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल इट्स अथॉरिटीज ऑन सच मैटर्स रेफर्ड टू इट बाय देम और ऑल ऑफ द एबव। देखिए यहाँ मामला यह है कि कौन सा कार्य नहीं है पूछा है। ठीक है, तो पहला ही ये बात करें कि मेनली एन एडवाइजरी बॉडी एंड हैज़ नो एडजेक्टरी फंक्शंस, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक्शन टेकिंग क्या है, एक्शन टेकिंग बॉडी है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। अच्छा, टू एक्सरसाइज, ये दिल्ली सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश में काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आगे क्या करें, टू टेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करने वाला मामला नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, ठीक है, सीबीसी। सीबीसी का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो थे वो ये थे निट्टूर श्रीनिवास राव। मैंने अभी पिछले वीडियो में भी इसे डिस्कस किया था, एन श्रीनिवास राव, वो पहले हमारे विजिलेंस कमिश्नर थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है, तो कह रहे हैं विच कमेटी रिकमेंड्स एस्टेब्लिशिंग द चीफ विजिलेंस कमीशन इन इंडिया। तो संथानम कमेटी, गोईपारिया कमेटी, राजमन्नार कमेटी या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, संथानम कमेटी ने ऐसी रिकमेंडेशन दी थी कि भारत में एक केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ ये दिया गया है कि द कमीशन वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेजोल्यूशन ऑन 11 फरवरी 1964, सीबीसी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ श्री के संथानम।
कमेटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि द ऑफिस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री। अच्छा, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये ऑफिस या ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आता है? तो कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, कोई नहीं। तो देखिए जी, ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं ये किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि यह एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, तो ये किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं काम करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं करंट में जो हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं, CVC जो हैं, वो कौन हैं हम बताएंगे आपको। सुरेश एन पटेल, ये इस समय केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, मतलब मुख्य जो अध्यक्ष हैं इस डिपार्टमेंट के वो ये हैं। ठीक है, तो सुरेश एन पटेल। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहला है इट वर्क्स ऑन द पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, सही है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस एक्ट केम into effect in the year 2003 after the CVC bill was passed by both लोक सभा एंड राज्यसभा। ठीक बात है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए, आई मीन 1 and 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो साथियों हमने इस वीडियो में लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।